शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत के 3 दिन के दौरे पर आ गए हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। उनके दौरे का पहला दिन गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में गुजरा और इस दौरान 3 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोपहर 2:45 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और राज्यपाल ओपी कोहली ने किया। जिनपिंग का काफिला सीधे होटल हयात पहुंचा, जहां दरवाजे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। होटल के अंदर मोदी ने मेहमानों को चित्र प्रदर्शनी दिखाई। गुजरात में कई बौद्ध स्थलों और प्राचीन अवशेषों के बारे में जिनपिंग को बताया। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार की बात हुई। मोदी और जिनपिंग की मौजूदगी में गुजरात के विकास से जुड़े 3 बड़े समझौते दोनों देशों के बीच हुए। शाम 5:10 के करीब जिनपिंग गांधी जैकेट पहने महात्मा गांधी के मशहूर साबरमती आश्रम पहुंचे। पीएम मोदी ने सूत की माला पहनाकर जिनपिंग का स्वागत किया। मोदी ने एक गाइड और दोस्त की तरह चीन के राष्ट्रपति को पूरा आश्रम दिखाया और उन्हें तोहफे में गांधी की तस्वीर भी दी। इसके बाद दोनों नेता पहुंचे साबरमती नदी पर बने रिवर फ्रंट गार्डन। यहां भारतीय संस्कृति की झलक जिनपिंग को दिखाई गई। एक झूले पर बैठकर मोदी और जिनपिंग ने एक दूसरे से बातें भी की। रिवर फ्रंट पर ही मोदी और जिनपिंग ने डिनर भी लिया। ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब किसी देश का राष्ट्रपति भारत की राजधानी दिल्ली की जगह अपने दौरे की शुरुआत किसी राज्य से कर रहा हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहमदाबाद यात्रा का हम वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जो कि सामान्य तौर पर कभी कैमरे में देखा नहीं जाता। जी हां, 45 मीटर की ऊंचाई से साबरमती रिवर फ्रंट गार्डन का वो हिस्सा जहां पर फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर टहल रहे हैं। उन्हें तमाम किस्म की जो सांस्कृतिक झांकियां हैं गुजरात की वो दिखा रहे हैं, चाहे वो गुजरात के मशहूर लोक नृत्य हों जिसमें कि गरबा, डांडिया या फिर जो आदिवासी इलाका है डांग का, वहां का डांगी नृत्य। वह साबरमती आश्रम है जो कि महात्मा गांधी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां पर कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गए और जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ वहां पर जो गांधी से जुड़ा हुआ साहित्य था वो गिफ्ट किया, बल्कि महात्मा गांधी की एक तस्वीर भी भेंट की। वह बिल्कुल सामने हुआ साबरमती आश्रम। गुजरात सरकार ने किस तरीके से उनको खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर स्वागत किया, यह सारा का सारा हमने दिखाया एबीपी न्यूज के कैमरे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुए एक के बाद एक 3 MOU पर हस्ताक्षर। अहमदाबाद के हयात होटल के इस हॉल में दोनों महानुभावों की मौजूदगी में पहला समझौता चीन के वांगडांग प्रांत और गुजरात के बीच हुआ। गुजरात की तरफ से आनंदीबेन पटेल ने इस पर हस्ताक्षर किया, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा चीन के गोंजाऊ शहर और अहमदाबाद नगर निगम के बीच भी ट्रेनिंग रिलेशनशिप को लेकर एक समझौता हुआ। इसके अलावा चाइना डेवलपमेंट बैंक और गुजरात की निवेश प्रोत्साहन संस्था इंडेक्स बी के बीच एक समझौता हुआ, जो कि गुजरात में एक इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित करने को लेकर है। तो इस तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस दौरे की एक महत्वपूर्ण घटना ये रही, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस हॉल के अंदर हुआ महत्वपूर्ण समझौता। इस समझौते के पहले एक के बाद एक जो 3 MOU साइन हुए, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसी होटल के लॉबी में लगे हुए उस प्रदर्शनी को दिखाया, जो कि गुजरात में जो बौद्ध विरासत है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं, उसके बारे में था। तो इस तरीके से चीन के राष्ट्रपति की गुजरात यात्रा, खासतौर पर अहमदाबाद शहर की यात्रा के दौरान एक के बाद एक हुए 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और चीन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई गुजरात में बौद्ध धर्म की झलकियां। भारत और चीन की कंपनियों के बीच करीब 20,000 करोड़ रुपए के करार हुए। रेलवे के क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान। भारत और चीन के उद्योगपतियों के बीच आज $3.2 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ के 27 करार किए गए। सबसे बड़ा करार इंडिगो एयरलाइंस और चीन की ICBI बैंक के बीच हुआ। इसके तहत ICBI बैंक इंडिगो एयरलाइंस को 30 विमान खरीदने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए देगा। इसके अलावा रिलायंस का ZTE और हुआवे से टेलीकॉम उपकरण से जुड़ा करार हुआ, ये करीब 1800 करोड़ रुपए का है। रेलवे और वित्तीय क्षेत्र में भी कल भारत और चीन के बीच कई बड़े ऐलान होने वाले हैं।
कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में शिखर वार्ता होगी। कई अहम करार पर होंगे हस्ताक्षर। शी जिनपिंग का कल का कार्यक्रम पूरा पैक्ड है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो व्यस्त रहेंगे। सुबह 9 बजे शी जिनपिंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे जिनपिंग राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। सुबह 10:10 पर जिनपिंग की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होटल ताज पैलेस में होगी। सुबह 11 बजे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोपहर 12:30 बजे दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और फिर प्रेस को संबोधित किया जाएगा। शाम 4 बजे जिनपिंग उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से ताज पैलेस होटल में मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे ताज पैलेस होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। शाम 5:15 बजे जिनपिंग युवा प्रतिनिधिमंडल से होटल ताज पैलेस में मुलाकात करेंगे। शाम 7:30 बजे जिनपिंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित भोज में शामिल होंगे जिनपिंग। कल शी जिनपिंग का भारत दौरे का दूसरा दिन होगा। वो भारत में 3 दिन के दौरे पर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे का तिब्बती छात्रों ने किया विरोध। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते ये हैं भारत में रहने वाले तिब्बती छात्र। तिब्बती छात्र चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तिब्बती प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार चीनी नेताओं से तिब्बत के मसले पर भी बात करे। तिब्बत पर चीन के कब्जे के वहाँ के लोग 60 साल से भी ज्यादा समय से विरोध करते आ रहे हैं। भारत ने तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख दलाई लामा समेत करीब 1 लाख से ज्यादा तिब्बतियों को शरण दे रखी है। बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी पहुंचे अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए। सुबह 7:30 बजे वो अपनी मां हीराबा से मिले। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया। मां हीराबा ने उनको मिठाई खिलाई और फिर मां और बेटे के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घर में रहे, जो घर उनके सबसे छोटे भाई पंकज मोदी का है। गांधीनगर के सेक्टर 22 का ये घर, जहां पर नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी के साथ उनकी मां हीराबा रहती हैं। मां और बेटे की जो ये मुलाकात थी, उस दौरान मां ने न सिर्फ अच्छा काम करने के लिए अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, बल्कि साथ में 5,000 रुपये की नगद राशि दी प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई है, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम अपनी मां हीराबा से मिलना जन्मदिन के मौके पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज गुजरात में स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबन अभियान का उद्घाटन अहमदाबाद के महात्मा गांधी कन्वेंशन हॉल में किया। गुजरात में इस अभियान के तहत स्वावलंबन और स्वरोजगार से जुड़ी 11 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में दूध उत्पादकों और नौजवान उद्यमियों को मदद देने पर खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही हाउसिंग स्कीम और आदिवासी महिलाओं को आसान शर्तों पर कर्ज देने जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं भी इस अभियान में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन योजनाओं की शुरुआत की। गुजरात सरकार इन योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन का उपहार देना चाहती है। बड़ी खबर जो आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर की दोपहर को रवाना होने वाले हैं अमेरिका। हम आपको बता दें कि वहां पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा UNGA में भी भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक को भी वहां पर संबोधित करेंगे। तो ये तय है कि 25 सितंबर को रवाना होंगे और 2 अक्टूबर तक वो वापस भारत का रुख करेंगे। और अब वक्त है एक अहम खबर का कि आखिर हार पर क्या सफाई दी योगी आदित्यनाथ ने। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की हार पर योगी आदित्यनाथ की सफाई। कहा, मैं तो चुनाव में सिर्फ प्रचारक भर था। उपचुनाव में हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रचार प्रभारी और सांसद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है, बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव के शानदार नतीजों के सिर्फ 4 माह बाद ही आए नतीजों का विश्लेषण करना चाहिए। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी है: प्रत्याशी का चयन, संगठनात्मक संरचना और व्यूह रचना। इस प्रक्रिया में मैं कहीं नहीं था। मुख्य प्रचारक के रूप में भी मेरी भूमिका सीमित थी। मेरे गुरुदेव महंत अवैधनाथ चुनाव प्रचार के दौरान गंभीर रूप से बीमार थे। उनकी देखरेख के लिए मुझे सुबह शाम दिल्ली में रहना पड़ता था। इस बीच कानपुर में हार से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी को यूपी की कमान सौंपने की मांग की। मित्रों, ये उपचुनाव से नतीजा मत मापिए,
आने वाले 4 राज्यों में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चारों राज्यों को विजयी कर निकलेगी। यूपी में उपचुनाव में बीजेपी ने 11 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, कहा अनुभवी नेताओं को किनारे लगाने का है ये नतीजा। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे जो स्टेट्समैन हैं, या मुरली मनोहर जोशी जी हैं, या हमारे जसवंत सिंह जी थे, यशवंत सिन्हा जी, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए ताकि हमारी पार्टी और मजबूत हो। अगर ये पैमाना तय किया गया है कि 75 के बाद नहीं, यानी इसका माने कि आप परिपक्व अनुभवी स्टेट्समैन जैसे लोगों को अगर आप नहीं रखेंगे तो सिर्फ यूथ या यूथ ब्रिगेड को सामने लाएं और जिसके पास अनुभव नहीं हो, मैच्योरिटी नहीं हो या कम हो, तो उसका खामियाजा तो हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। बिहार उपचुनाव में बीजेपी की हार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद शिवसेना को बीजेपी पर निशाना साधने का और एक मौका मिल गया है। शिवसेना ने सामना में छपे संपादकीय में बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी की है। लोकसभा चुनाव में दुश्मनों का पेट फाड़कर भाजपाई जीत का नरसिंह बाहर आया था, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ। उपचुनाव का राजनीतिक परिणाम उभरेगा ही। मोदी लहर कम हुई है, ऐसी आवाजें उठने लगी है। ये महाराष्ट्र चुनाव के लिए सबक है। जनता को अपनी बपौती नहीं समझनी चाहिए। पैर जमीन पर रखे, जीत का उन्माद न चढ़ने दे। इसी संपादकीय में आगे लिखा है कि हवा पर सवार होकर तलवारबाजी न करे। जो ये सबक लेगा वही महाराष्ट्र पर कब्जा कर सकता है, वरना जनता उल्टा पुल्टा करके चमड़ी उधेड़ देगी। जाहिर है शिवसेना ने खुले शब्दों में बीजेपी को समझा दिया है कि ज्यादा हवा में न उड़े, जमीन पर रहे। शिवसेना बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहे झगड़े पर कांग्रेस पार्टी मजे ले रही है। कांग्रेस ने तो उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी की हार के बाद यहां तक कह दिया कि ये सहयोगियों के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी की हार एक अच्छी खबर है, केवल विरोधियों के लिए ही नहीं, उसके सहयोगियों के लिए भी। अब शिवसेना अपने हिसाब से बीजेपी को समझा सकेगी। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कल बयान दिया था कि उपचुनाव में बीजेपी की हुई हार से संकेत मिलते हैं कि जनता ने दंगे फसाद करने वालों को नकार दिया है। सामना में छपे संपादकीय पर कांग्रेस की टिप्पणी ने बीजेपी के घाव पर नमक का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि सहयोगी तो कम से कम इस तरह की भाषा ना बोले। सहयोगियों से यही अपेक्षा हमारी रहती है कि कम से कम जो भाषा कांग्रेस के लोग हमारे लिए बोलते हैं वो हमारे सहयोगी न बोलें तो अच्छा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी का कहना है कि दोनों साथ बैठकर बात कर लेंगे। नहीं, बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है और जब भी बातचीत होगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, जब बातचीत होगी तो उसके बारे में कुछ टिप्पणी की जाएगी। उससे पहले कोई टिप्पणी करनी ठीक नहीं है। शिवसेना बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। उपचुनावों में मिली हार के बाद दबाव में आए बीजेपी के लिए शिवसेना ने सीट बंटवारे को लेकर नया फॉर्मूला रखा है। शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन के नए फॉर्मूले के मुताबिक 288 में से शिवसेना 159 पर और बीजेपी 129 पर लड़े। 159 सीटों में से शिवसेना 8 सीटें गठबंधन के छोटे दलों के लिए छोड़े। 129 में से 10 सीटें बीजेपी बाकी घटक दलों के लिए छोड़े। इस पर मुहर लगना बाकी है। हालांकि लगता नहीं कि बीजेपी इस फॉर्मूले के लिए तैयार होगी और अगर शिवसेना अड़ी रही तो हो सकता है कि बीजेपी अकेले ही चुनाव के मैदान में उतरे। ऐसा कोई फॉर्मूला न दिल्ली से आया है न महाराष्ट्र में उभर कर सामने आया है। ये तो आंकड़े ऐसे लोग लगाते हैं। हम कोई बाजार में नहीं बैठे हैं सीट शेयरिंग के लिए। जो भी बातें होती है 4 दीवारों में होती है। एज ए फैमिली हम बैठते हैं। 25 साल का हमारा रिश्ता है। तो ये फॉर्मूला और या कोई आंकड़ों का खेल हमारे यहाँ नहीं चलता है। एक तरफ शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर मार मची है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी का झगड़ा भी सुलझ नहीं पाया है। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि सीटों को लेकर समझौता जल्द ही हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस बार 288 में से आधी यानी 144 सीटों पर एनसीपी दावेदारी जता रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि पिछली बार की तरह एनसीपी 125 सीटों पर लड़े और कांग्रेस 163 सीटों पर। एनसीपी मांग तो 144 सीटें रही है, लेकिन वो 135 सीटों पर भी मान सकती है।
मेरे ख्याल से 2-3 दिन में इसका अंतिम फैसला हो जाएगा और मेरी अभी जो प्राथमिकता है कि हमें पूरे 288 जगह पे हमको ताकत से लड़ना पड़ेगा, चाहे किस दल का प्रत्याशी होगा वो 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश दौरे पर है और उनके 19 सितंबर को लौटने के बाद उनकी मुलाकात शरद पवार से होगी और उसके बाद ही दोनों के बीच कोई समझौता हो सकेगा। बिहार बीजेपी में सीएम पद को लेकर पहले ही मचा था घमासान, लेकिन अब सहयोगी पार्टी आरएलएसपी के सांसद ने की उपेंद्र कुशवाहा को सीएम का उम्मीदवार बनाने की मांग। बिहार उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी की बढ़ गई है परेशानी। सीएम पद को लेकर जहां बिहार बीजेपी के नेता आपस में उलझे नजर आ रहे थे, वहीं अब सहयोगी पार्टी आरएलएसपी ने भी दावेदारी पेश कर दी है। आरएलएसपी के सांसद अरुण कुमार ने पार्टी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है। निश्चित तौर से यदि बीजेपी हम लोगों को चाहेगा तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाएंगे। फायदा तो निश्चित तौर से बड़े भाई हम लोगों को मान करके चलें तो रहेगा, लेकिन अब कितना भरोसा उनका होता है इस पर निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के साथ गठबंधन किया था। फिलहाल लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 सांसद हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 100 दिन की आलोचना करने के लिए जारी की किताब। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 100 दिन की नाकामी को उजागर करने के लिए एक बुकलेट जारी की। 16 पन्नों की इस बुकलेट में महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और विदेश नीतियों पर मोदी सरकार की आलोचना की गई है। विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव का जिक्र है। इस बुकलेट में यूपी चुनाव में बीजेपी की हार का भी जिक्र है। कांग्रेस पार्टी इस बुकलेट का इस्तेमाल हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में करने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त करने की सिफारिश। इन ट्रेनी जजों पर अपनी महिला सहयोगी के साथ छेड़खानी का है आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छेड़खानी और बदसलूकी के केस में सुनाया है ऐतिहासिक फैसला। हाईकोर्ट ने इस केस में 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में फाइल राज्यपाल के पास भेज दी गई है। इन ट्रेनी जजों पर छेड़छाड़ और गलत व्यवहार करने का आरोप ट्रेनिंग के दौरान ही लगा था। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ ने की खुदकुशी। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में आया था नाम। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ ने आज गुवाहाटी के उजान बाजार इलाके में अपने घर पर खुद को गोली मार ली। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में उनकी कथित भूमिका की सीबीआई जांच कर रही थी। आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए शारदा कंपनी को अनुचित फेवर किए और बदले में कंपनी ने उन्हें महंगे गिफ्ट भी दिए। आरोप है कि शारदा के मालिक सुदीप्तो सेन की एक एप्लीकेशन के आधार पर उन्होंने असम पुलिस को निर्देश दिए कि बिना पूरी जांच पड़ताल के शारदा ग्रुप के खिलाफ कोई मामला दर्ज न किया जाए। सुदीप्तो सेन ने बरुआ के बारे में कई अहम जानकारियां खुद जांच एजेंसी को दी थी। इस मामले में असमिया गायक सदानंद गोगोई की गिरफ्तारी के बाद से बरुआ तनाव में चल रहे थे। गोगोई को बरुआ का करीबी माना जाता था। कश्मीर में बाढ़ के बाद जेहलिम में पानी का स्तर कम तो हो रहा है, लेकिन जिन रिहायशी इलाकों में पानी घुसा था वहां आज 12वें दिन भी पानी वैसे का वैसा है और सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। इस समय हम राजबाग में खड़े हैं। एक 5 मंजिला इमारत के ऊपर से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी राजबाग इलाके में पहली मंजिल में पानी ज्यों का त्यों बना हुआ है। 12 दिन पहले जब 6 और 7 सितंबर की रात को यहाँ पे पानी घुसना शुरू हुआ था तो इस इलाके में काफ़ी तेज़ी से इतना पानी भरा था। हालांकि ये पानी फिर 2 मंजिलों तक चला गया था, लेकिन जैसे ही जेहलिम में पानी का स्तर कम हो गया, यहाँ से पानी थोड़ा निकलना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद जो पानी अंदर जमा हो गया था वो बिल्कुल ज्यों का त्यों है। और देख सकते हैं यहाँ पे कई मकान गिर गए हैं और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो बचा खुचा सामान लेके अब यहाँ से पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो जमा हुआ पानी है उसमें काफ़ी बदबू फैली हुई है, मरे हुए जानवर पड़े हैं, जिससे अब बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मैं श्रीनगर के मैजूर नगर इलाके में हूं, जहां पर पानी जो है भरा हुआ है और इलाके के लोगों ने खुद से ही यहां जेसीबी मंगाकर ये रास्ता बनाया है, जिससे कि जो ये 8-10 फुट पानी यहाँ पर भरा हुआ था, जिससे कि ये मैजूर नगर से लगे हुए जो है नाले में जाकर गिर सके और बहुत तेज़ी के साथ ये पानी जो है यहाँ से निकल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आने जाने का जो रास्ता है कि यहाँ पर
गोलाकार पाइप है और यहाँ पर तार के जरिए लोग यहाँ इसे पार कर रहे हैं। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत जोखिम भरा है। हमने जेसीबी अपने ही लोकल पब्लिक से जमा करके फंड से तो जेसीबी मंगवाया और उससे ये डिवाटरिंग करवाई। ये जो चौंकाने वाली ये बात ये कह रहे हैं कि ये यहाँ के इलाके के लोगों ने ही ये पहल की है, कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है इसको इस तरीके से चलाने के लिए। चीन में भयानक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें चीन के हेबल प्रांत के एक शहर की है। यहाँ के एक बस अड्डे के पास लगे कैमरों में इस हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। बस अड्डे से थोड़ी दूर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर जाता हुआ दिखाई देता है। ट्रक चौराहे पर जा रही गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ बाईं ओर मुड़ जाता है और आगे जाकर पलटते हुए बस अड्डे में घुस जाता है। सारा कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नतीजा 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और 6 लोग जख्मी हो जाते हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हादसे की जांच की वजहों का पता लगा रही है, लेकिन फिलहाल हादसे की वजह ट्रक के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है।